कोशिश करूं वो मुझे रिजेक्ट कर देता है। मास्टर टियानिंग ये सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहते हैं कि सील डिवाइन थ्रोन को हासिल करना इतना भी आसान काम नहीं। अभी के लिए तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, पहले तुम्हें एटलीस्ट लेवल 9 को अचीव करना होगा। उसके बाद सील डिवाइन थ्रोन तुम्हें कुछ इम्तिहानात देगा, जिन इम्तिहानात को पास करने के बाद ही तुम सील डिवाइन थ्रोन के असली मालिक बन पाओगे। और वैसे भी जैसा कि तुम्हें मालूम है कि अब जंग के हालात चल रहे हैं, अगर हम लोगों के पास एक दूसरा डिवाइन नाइट आ जाए तो जंग को जीतने के चांसेस हमारे और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए हाउचिन तुम्हें जल्द से जल्द मेहनत करते हुए खुद को लेवल 9 तक पहुंचाना होगा। दूसरी तरफ हाउचिन यहाँ मास्टर टियानिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर बॉर्डर पर इस वक्त सिचुएशन कैसी है, क्या डीमंस ने हम पर दोबारा हमला करने की कोशिश की। जो सुनकर मास्टर टियानिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, डीमंस हमारे इंसानों के इलाके में फिलहाल इंटर नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, हम लोगों के जितने भी डीमन हंटिंग ग्रुप इस वक्त डीमन क्लैंस में मौजूद है, उन सब का बहुत ही बुरी तरीके से शिकार किया जा रहा है। जो सुनकर हाउचिन जवाब देते हुए कहते हैं कि यकीनन डीमंस खुफिया तौर पर अपनी आर्मी इकट्ठा कर रहे होंगे और वो नहीं चाहते कि हम उनके बारे में जान सके। जिस पर मास्टर टियानिंग जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, जरूर ये वजह हो सकती है। वैसे भी अब हम लोगों ने उनके एक डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए उनमें खौफ बैठ चुका है। लेकिन हम लोगों के लिए भी डरने की बात यही है कि अगर डीमन एम्परर, स्टार डीमन गॉड और मून डीमन गॉड इन तीनों ने मिलकर इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी, तो वो वक्त ज्यादा दूर नहीं कि इंसान इस पूरी की पूरी धरती से खत्म हो जाए। इसलिए हम लोगों को भी पहले से तैयार रहना होगा। जो सुनकर हाउचिन अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं वादा करता हूँ कि मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि 6 टेंपल अलायंस की मैं मदद कर सकूं। ये सुनकर मास्टर टियानिंग को तो काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। साथ ही साथ वो हाउचिन से कह रहा था कि चलो रात काफी हो गई, जरा आराम कर लो। वैसे भी कल के दिन तुम्हें फैंटम केव की तरफ रवाना होगा, जहाँ तुम पूरे 1 साल ट्रेनिंग करोगे। हाउचिन ने आज से पहले तो कभी भी फैंटम केव के बारे में नहीं सुना, लेकिन वो इसके लिए तैयार था। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ हाउचिन अपनी मॉम को अलविदा करते हुए बोलता है कि मैं और हानियो फैंटम केव में ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो जगह एक नाइट की ट्रेनिंग करने के लिए बेस्ट प्लेस है। वहाँ पर और काफी सारा डांस है, साथ ही साथ वहाँ पर कई सारे सीक्रेट स्किल्स और पावरफुल टेक्निक्स भी मौजूद है। वहाँ जाने के बाद मैं जल्द से जल्द अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। यहाँ ये सब कहने के बाद हाउचिन हानियो को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। दूसरी तरफ हाउचिन की मॉम ये सब जानकर काफी दुखी थी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को ये जंग पर जाता हुआ नहीं देख सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन यहाँ पर हानियो को लेकर उसी फैंटम केव की तरफ पहुँच जाता है, जहाँ पर मास्टर पलादिन अपने सिपाहियों के साथ पहले ही हानियो और हाउचिन का इंतजार कर रहे थे। मास्टर पलादिन इन दोनों को देखकर कहते हैं कि शाबाश, आखिरकार तुम तीनों यहाँ पर आ ही गए। ये सुनकर ये दोनों हैरान होते हुए कहते हैं कि कौन तीन। तभी अचानक दूसरी तरफ से ब्रदर वांगसाओ यहाँ पर काफी कूल तरीके से हाउचिन के सामने आ गया, जहाँ हाउचिन तो वांगसाओ को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों ही फैंटम केव की गहराई में जा रहे थे, जहाँ रास्ते में चलते हुए हाउचिन वांगसाओ के साथ बातें करते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें यहाँ मास्टर यांग ने भेजा ताकि तुम भी हमारे साथ 1 साल ट्रेनिंग करके खुद को लेवल 6 से लेवल 7 में ब्रेक थ्रू करवा सको। जिस पर यांगजो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने सही समझा। वैसे तुम सब लोग कैसे हो, क्योंकि काफी वक्त हो गया ना हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी। ये सुनकर हाउचिन तो हैरान हो गया। दूसरी तरफ हानियो भी सरप्राइज होते हुए जवाब देकर बोलता है, वांगजाओ, आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुम अचानक से हम लोगों के बारे में इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हो? पहले तो तुमने कभी भी हमारे बारे में इतनी फिक्र नहीं दिखाई। जो सुनकर वांगजाओ बेचारे के पास तो कोई जवाब नहीं रहता। जबकि दूसरी तरफ हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, हम ठीक है। लेकिन अभी भी यांगजाओ को यहाँ शांति नहीं मिल रही थी। हाउचिन समझ गया था कि यांगजाओ क्या जानना चाहता है, इसलिए वो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, चेरी भी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर तो यांगजाओ का चेहरा ही खिल गया था और वो हाउचिन से कहता है कि क्या सच में? वैसे ये बताओ, क्या चेरी मेरे बारे में बात करती रहती है? जो सुनकर हानियो यहाँ यांगजाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ, अक्सर तुम्हें गालियां देती रहती है, उसके मुताबिक तुम काफी ज्यादा बुरे इंसान हो। जो सुनकर यांगजाओ बेचारे का तो चेहरा उतर गया। दूसरी तरफ हाउचिन हंसते हुए कहता है कि हानियो, उसे तंग मत करो। इसके बाद कुछ देर आगे चलते हुए ये लोग आखिरकार एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहाँ की एनर्जी बाहर से 10 गुना ज्यादा डेंस थी। हानियो ये देखकर हाउचिन से कहता है कि यहाँ पर रुककर तो हम लोग जल्द से जल्द अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हाउचिन अपने आसपास देखते हुए कहता है कि मुझे कहीं पर कोई सीक्रेट टेक्निक नजर नहीं आ रही। तभी अचानक इन लोगों के सामने एक स्टैचू तेजी के साथ चमकने शुरू हो गया, जिसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और वो स्टैचू खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि मेरा नाम है ज़्याओ हुआ, मैं नाइट टेंपल का फर्स्ट मास्टर हूँ। अगर तुम लोगों को सीक्रेट टेक्निक्स चाहिए तो उसके लिए तुम लोगों को मेरी ट्रायल्स को पास करना होगा। जो सुनकर हाउचिन खुद को यहाँ फर्स्ट मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि मेरा नाम है लोंग हाउचिन, फर्स्ट मास्टर, मैं यहाँ नाइट टेंपल से आया हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने ट्रायल्स को शुरू करें, क्योंकि मैं ये ट्रायल्स देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर तो फर्स्ट मास्टर ने इन तीनों को ही टेलीपोर्ट करके एक ट्रायल स्पेस में भेज दिया था, जिसे इन्फिनाइट ट्रायल के नाम से जाना जाता है। इस ट्रायल के दौरान इन लोगों के सामने
सामने एक हीरोइक नाइट भी समन हो जाता है, जिसके बारे में फर्स्ट मास्टर बता रहे थे कि जब तक तुम लोग इस हीरोइक नाइट को हरा नहीं देते तब तक ये ट्रायल खत्म नहीं होगा। एक बार तुम लोगों ने हीरोइक नाइट को हरा दिया उसके बाद तुम लोगों को सीक्रेट स्किल मिल जाएगी। दूसरी तरफ हाउचिन और उसके दोस्त देखते हैं कि इस हीरोइक नाइट की बॉडी के ऊपर तो यहाँ पर डूम्स एंड स्लगर आर्मर है जो कि हाउचिन के फादर को बिलोंग करता था। ये तीनों ही जानते थे कि इस वॉरियर के साथ फाइट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन डिफिकल्ट काम करने में ही तो मजा है। इसलिए हम देखते हैं कि ये तीनों ही फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे, जहाँ पर हाउचिन सबसे पहले अपनी डबल सोर्ड्स को लेकर तेजी के साथ हीरोइक नाइट पर हमला कर देता है। लेकिन हीरोइक नाइट ने तो काफी आसानी के साथ यहाँ हाउचिन की सोर्ड को ब्लॉक करके उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए यांग साओ ने भी एक स्लैश अटैक हीरोइक नाइट पर लगाने की कोशिश की, जिसका तो हीरोइक नाइट पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो एक स्लैश अटैक से यांग साओ पर हमला कर देता है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए हानियो फौरन उसके सामने आ गया। लेकिन यहाँ हीरोइक नाइट ने कई सारे स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए हानियो पर इतने सारे हमले कर दिए थे कि वो इन सारे हमलों को अपनी शील्ड से ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा। इसके बाद इन लोगों के दरमियान यहाँ एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों मिलकर हीरोइक नाइट का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हीरोइक नाइट तो इन लोगों के साथ ऐसे मुकाबला कर रहा था जैसे कि ये तीनों उसके सामने सिर्फ छोटे से बच्चे हो। इन तीनों का जीतने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक ही मौका पाते हुए हम देखते हैं कि हानियो ने अपनी ग्रेविटेशनल पुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हीरोइक नाइट को बीच में घेर लिया, जिस मौके का फायदा उठाते हुए हाउचिन ने भी अपने असुरा स्लैश का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ हीरोइक नाइट पर एक जोरदार हमला कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उससे तो एक खरोच भी नहीं आई थी, बल्कि वो आसानी के साथ ऊपर की तरफ आते हुए अपने 10,000 स्टार अटैक को रेडी कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने एक साथ ही इन तीनों को ढेर कर दिया। यांग साओ तो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का ट्रायल है। दोस्तों, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इस हीरोइक नाइट को हरा पाएंगे? दूसरी तरफ हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि इस आर्मर के साथ मुझे नहीं लगता कि इस नाइट को हराना इतना आसान काम होगा, लेकिन हम लोग भी हार नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ यांग साओ कहता है कि वैसे इस हीरोइक नाइट का प्रीवियस अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। अगर हम लोगों ने ये 10,000 स्टार अटैक सीख लिया तो हम लोग कई सारे डीमंस को मार सकते हैं। यहाँ ये तीनों अभी इसी तरह की आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि वो हीरोइक नाइट इन लोगों के पीछे आकर समर हो गया, जहाँ पर वो अपनी इन्फिनाइट साइलेंस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये टेक्निक किसी एनर्जी से बने हुए कीच की तरह थी, जिसके अंदर मौजूद ये तीनों अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ वो हीरोइक नाइट एक स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों को हिट करके पीछे हटा देता है। हानियो यहाँ पर इस प्रीवियस टेक्निक को देखकर अपने मन में कहता है कि ये तो मेरी ग्रेविटेशनल पुल टेक्निक की तरह थी, लेकिन थी उससे काफी ज्यादा ताकतवर। तभी अचानक हम देखते हैं कि हीरोइक नाइट के वहाँ पर कई सारे क्लोन्स बन चुके थे। हाउचिन समझ चुका था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि हम लोगों को एक साल तक इस हीरोइक नाइट के साथ ट्रेनिंग करनी होगी, जहाँ ये हीरोइक नाइट कई तरह की सीक्रेट स्किल्स का इस्तेमाल करेगा, और अगर इस एक साल के दौरान हमने ये स्किल सीख लिए तो हम लोग भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जो सुनकर हाउचिन और उसके दोस्त काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ चेरी पर आ गया, जो कि अपने ग्रैंड मदर से कह रही थी कि मैं ट्रायल ऑफ द सोल सेंट देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसकी ग्रैंड मदर को बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि ये ट्रायल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। वो चेरी से कह रही थी कि तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, जिस पर चेरी जवाब देते हुए कहती है कि मैंने अच्छे से सोच लिया, मेरे पास सिर्फ एक साल है। इस एक साल के दौरान मुझे खुद को ताकतवर करना होगा, क्योंकि इस बार मैं अपनी टीम पर बोझ नहीं बनना चाहती। ये सब कहते हुए चेरी अपनी ग्रैंड मदर को अलविदा करते हुए ट्रायल ऑफ सोल सेंट देने के लिए चली गई। दूसरी तरफ हम लोगों को सैमी दिखाया जाता है, जिसका टेंपल लीडर उसे बता रहा था कि मैंने वॉरियर टेंपल से ये नौजवान यहाँ पर बुलवाए हैं, जो सारे के सारे वॉरियर ही काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। अगर तुम्हें ताकतवर होना है तो सबसे पहले तुम्हें इन्हें हराना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करूंगा। ये सुनकर तो सैमी खुशी खुशी उन वॉरियर से फाइट करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस वान पर आ जाता है, जहाँ वॉरियर टेंपल का लीडर मिस वान को बता रहा था कि बैटलफील्ड काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, वहाँ पर तुम अकेले नहीं जा सकती, इसलिए हम लोगों ने नाइट टेंपल से एक नाइट को बुलाया है ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। और हमें जानने को मिलता है कि वो नाइट कोई और नहीं बल्कि ब्रदर ज़ैंग फेंग था, जो कि मिस वान को देखकर उसके पास आते हुए कहता है कि मिस वान तुमसे मिले हुए काफी वक्त हो गया। इसके बाद सेकंड लास्ट में हम लोगों को यहाँ पर लिंसवान का ग्रैंडफादर दिखाया जाता है, जो कि मैजिकल टेंपल का लीडर था। साथ ही साथ वो ढरकी इंसान यहाँ पर अपनी मेड के साथ फ्लर्ट कर ही रहा था। तभी अचानक वहाँ पर लिंसवान आ जाता है, जो कि सीरियस होकर अपने दादाबू से कहता है कि मुझे अटैक मैजिक सिखा दो। ये सुनकर तो उनके गले में वाइन फंस गई थी, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं आता कि लिंसवान कभी ऐसी बात करेगा। लिंसवान अपने दादाबू से कहता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी नहीं भागूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक साल में ताकतवर होना है। ये सुनकर तो लिंसवान के दादाबू भी यहाँ लिंसवान के पास आकर कहते हैं कि क्या सच में तुम इसके बारे में श्योर हो? लिंसवान के हाँ कहने पर उसके दादाबू को भी काफी जरा अच्छा फील हो रहा था। इसके बाद आखिर में यहाँ सीन शिफ्ट होकर कैरन पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते
दिखती है कि कैरन अपने एसेसन टेंपल की सीक्रेट ट्रायल में कल्टीवेशन करने के लिए जा रही थी, लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कैरन के फादर उसे संभल कर रहने के लिए बोल रहे थे। दूसरी तरफ उसके ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि कैरन ख्याल रखना, तुम मारी ना जाओ, क्योंकि अभी तक तुम्हारे दादा अबू ने ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जो तुम्हें नहीं सिखाई। मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ।